नमस्कार, आप देख रहे हैं ईटी न्यूज़ स्वदेश। आपके साथ मैं हूं अनुया यादव। तो बुलेटिन की शुरुआत करेंगे महंगे फ्यूल से जल्द मिलने वाली निजात की खबर के साथ। जी हां, बहुत जल्द आपको पेट्रोल डीजल की महंगाई से राहत मिलने वाली है, क्योंकि आपकी कार पेट्रोल डीजल की बजाय 100% बायो इथेनॉल से चलेगी। केंद्रीय सड़क और परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कार्यक्रम में बताया कि वो अगले 2 से 3 दिनों में इसके लिए कार कंपनियों के साथ एक एग्रीमेंट पर दस्तखत करने वाले हैं और इसके बाद कार कंपनियां ऐसे इंजन बनाएंगी जो 100% पेट्रोल की बजाय 100% बायो इथेनॉल से चलेंगी। जितनी गाड़ियां टोयोटो, सुजुकी और हुंडई, तीनों ने एमडी ने मुझे मिलकर अश्योर किया है कि जैसे ब्राज़ील और अमेरिका में है और कनाडा में है, वैसे हमारे देश में हमारी 2 व्हीलर, हमारी 3 व्हीलर, हमारी कार अब 100% पेट्रोल के बजाय वही कार 100% बायो इथेनॉल पर चलेगी जो हमारे किसानों ने तैयार किया है। और इट इज़ ए ग्रीन फ्यूल, पोल्यूशन मुक्त है। अब इतना ही नहीं तो हमारे साइंटिस्ट इतने अच्छे हो गए कि मैं 15-20 दिन के बाद एक गाड़ी मैंने अपने लिए लाई है, क्योंकि ग्रीन हाइड्रोजन, पानी से हाइड्रोजन ऑक्सीजन अलग करके गाड़ी चल सकती है। किसको बताओ, विश्वास ही नहीं रखते कोई। तो मैंने कहा मुझे गाड़ी दे दो, मैं दिल्ली में गाड़ी लेके घूमूंगा ग्रीन हाइड्रोजन पर, तब लोगों को विश्वास होगा कि ये सच है, ये हो सकता है। और देखिए, सरकार जो है वो बायो इथेनॉल को लेकर एक्शन मोड में नजर आ रही है। मेरे साथ मेरे सहयोगी समीर दीक्षित यहां पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। समीर, जाहिर तौर पर एक्शन मोड में है नितिन गडकरी, और कुछ कार कंपनियों से मिलने भी वाले हैं, कुछ एग्रीमेंट्स पर दस्तखत भी होने वाले हैं। क्या कुछ और अपडेट आपके पास है? जी बिल्कुल, एथेनॉल को लेकर के सरकार की नीयत बिल्कुल साफ नजर आ रही है। काफी बेहतर तरीके से सरकार एथेनॉल को अपनाने के लिए लगातार दिशा निर्देश दे रही है। उसी फहरिस्त में केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी ने कहा है कि बहुत जल्द वो 100% एथेनॉल पर आधारित गाड़ियों को चलने की मंजूरी देंगे, इस फाइल पर साइन करेंगे। लेकिन पेच ये है कि ये जो टेक्नोलॉजी है या जो पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसमें अभी तरीके से पूरी तैयारी नजर नहीं आ रही है। ऑटो सेक्टर भी लगातार एथेनॉल को लेकर के हामी तो भर रहा है, लेकिन सरकार से लगातार वक्त की मांग कर रहा है कि आप धीरे धीरे इस राह पर कदम बढ़ाएं, क्योंकि ये टेक्नोलॉजी अगर स्वीकार्य होती है तो वो अपने साथ में कुछ कॉस्ट लेकर के आएगी। उसके लिए ऑटो इंडस्ट्री को अभी वक्त लग रहा है। तो टेक्नोलॉजी को लेकर के, कॉस्ट को लेकर के ऑटो इंडस्ट्री वक्त की मांग कर रही है, जबकि सरकार का ये लगातार तर्क है कि जितना ज्यादा एथेनॉल को अपनाएगी इंडस्ट्री या देश जितना ज्यादा एथेनॉल पर आगे बढ़ेगा, उतना ही ज्यादा अर्थव्यवस्था को होगा। पेट्रोल डीजल पर जो निर्भरता है वो कम होगी, और साथ ही पेट्रोल डीजल की कीमतों पर भी काफी हद तक राहत मिलने की संभावनाएं हैं, क्योंकि एथेनॉल की कीमत पेट्रोल डीजल के मुकाबले लगभग आधे दाम पर उपलब्ध है। साथ ही किसानों को भी इसका जबरदस्त फायदा होगा। यही वजह है कि सरकार एथेनॉल को लेकर के इतने आक्रामक मूड में नजर आ रही है, और जो लक्ष्य लेकर के चल रही है, चाहे वो साल 2023-24 में 20% ब्लेंडिंग का लक्ष्य हो या 2030 तक 100% तक जाने का लक्ष्य हो, उसको जल्द से जल्द हासिल करना चाहती है। ठीक है, शुक्रिया समीर इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, कल नवंबर महीने के ऑटो सेल्स के आंकड़े आने वाले हैं, और बिक्री के आंकड़े कैसे रह सकते हैं, मेरे साथ मेरी सहयोगी सृष्टि यहां पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गई है। सृष्टि, बताइए किस तरह के नंबर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं? नवंबर महीने के सेल्स आंकड़े कल आने वाले हैं। तो ऑटो बिक्री अनुमान में सबसे पहले बात करते हैं हम पैसेंजर व्हीकल की। बीते महीने जो इनकी मांग है वो काफी अच्छी रही है, पर चिप शॉर्टेज की दिक्कतों के चलते कंपनीज पर्याप्त मात्रा में सप्लाई नहीं कर पा रही हैं। पर फिर भी वहां पे कुछ ईजिंग आउट देखने को जरूर मिली है। तो महीने दर महीने अगर तीनों ही कंपनीज को देखें, मारुति सुजुकी, M&M ऑटोमोटिव डिवीजन और टाटा मोटर्स, ये तीनों के ही जो आंकड़े हैं वो सुधरते हुए नजर आएंगे। और सबसे ज्यादा उम्मीदें M&M से लगाई जा रही हैं, जहां पे महीने दर महीने 15% की ग्रोथ का हमारा अनुमान है। 2 व्हीलर्स की बात करें तो इस बार जो फेस्टिव की सेल्स रही है वो भी इतनी अच्छी नहीं रही है। तो महीने दर महीने बजाज ऑटो, हीरो मोटोकॉर्प और टीवीएस मोटर्स के आंकड़ों में गिरावट देखने को मिल सकती है। पर वहीं आयशर मोटर्स, रॉयल एनफील्ड की अगर बात करें तो महीने दर महीने वहां पे 20% बढ़त का हमारा अनुमान है, क्योंकि सेमीकंडक्टर की शॉर्टेज कम होती है।
तो ये कंपनी को फायदा होगा और साथ ही कंपनी का एक्सपोर्ट्स में भी काफी अच्छा प्रदर्शन है। और टू व्हीलर सेगमेंट में जो एक्सपोर्ट ओरिएंटेड कंपनीज हैं जैसे कि टीवीएस मोटर्स और बजाज ऑटो, उनके प्रदर्शन भी ओवरसीज मार्केट्स में अच्छे ही रहने की उम्मीदें जताई जा रही हैं। अब आते हैं कमर्शियल व्हीकल सेगमेंट में, तो यहाँ पे जो डीलर्स हैं काफी पॉजिटिव हैं आने वाली मांग को लेकर भी, क्योंकि महीने दर महीने तो हम देख ही रहे हैं ये आंकड़ा सुधरते हुए। आयशर मोटर्स VECV इस बार करीब 6000 से ज्यादा कमर्शियल व्हीकल बेचते हुए नजर आ सकते हैं। वहीं अशोक लेलैंड 11,700 के करीब इनकी कमर्शियल व्हीकल बिक्री का हमारा अनुमान है, जो कि महीने दर महीने 6% की बढ़त देखने को मिल सकती है। और ट्रैक्टर बिक्री इस बार स्थिर देखने को मिल सकती है। हालांकि आप कंपैरिजन फिगर देखेंगे महीने दर महीने और साल दर साल का, तो वहां पे गिरावट हाई बेस के चलते जरूर देखने को मिलेगी, पर दोनों के ही आंकड़े इस बार सही और ठीक रहने की उम्मीदें हैं। ठीक है, शुक्रिया सृष्टि इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, सेमीकंडक्टर संकट से ऑटोमेकर्स को राहत मिलती दिख रही है। सूत्रों के हवाले से ET Now स्वदेश को मिली एक्सक्लूसिव जानकारी के मुताबिक अक्टूबर में 1,30,000 यूनिट प्रोडक्शन के बाद अब मारुति दिसंबर में 1,60,000 कारों का उत्पादन लक्ष्य हासिल करेगी। मेरे साथ मेरे सहयोगी उत्कर्ष यहाँ पर ज्यादा अपडेट के जुड़े हैं। उत्कर्ष, मारुति के लिए ये आंकड़े जरूर राहत देने वाले हैं। देखिए, सितंबर में हमने आपको बता दिया था कि अगर सेमीकंडक्टर की जो क्राइसिस है वो आगे आने वाले महीनों में थोड़ी बेहतर होती दिखेगी, और आपको उसका सबूत अक्टूबर में दिख गया। 1.3 लाख जो था वो प्रोडक्शन नंबर आया था मारुति का। नवंबर में क्या नंबर आने वाला है, आप हमारे जो सोर्स से बता रहे हैं कि नवंबर में जो नंबर कल आएगा उसमें प्रोडक्शन का नंबर जो कि शायद 4 या 5 तारीख तक आता है, थोड़ा लेट आता है मारुति का, वो करीब 1.4 लाख तक रहेगा। और अगर आप दिसंबर की बात करें तो दिसंबर का जो टारगेट है वो करीब 1.6 लाख है मारुति का। इससे एक बात साफ हो जाती है कि जब मारुति 1.4 से 1.6 लाख के आसपास बना रहा है, मतलब कि सेमीकंडक्टर की जो दिक्कतें हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं है, आप एवरेज प्रोडक्शन पर हैं। जनवरी से हम ऐसे सोर्सेस बता रहे हैं। देखिए, ये सब तब है जब ये जो नया हम वेरिएंट की बात कर रहे हैं वायरस के, वो कोई इम्पैक्ट ना डाले। अगर आप उसको हटा देते हैं तो जनवरी तक ये उम्मीद करी जा रही है मारुति के द्वारा कि एज पर डिमांड प्रोडक्शन होना शुरू हो जाएगा। अगर कोई नए वायरस की या नए वेरिएंट की वजह से कोई दिक्कतें नहीं आती हैं तो सेमीकंडक्टर की दिक्कतों से पूरा फेस्टिव सीजन इनफैक्ट निकल गया, हम कह सकते हैं ख़राब भी हो गया कंज्यूमर्स के लिए भी, ऑटोमेकर्स के लिए भी। वो जो दिक्कत है वो थोड़ी हटती नज़र आ रही है। और अगले साल से मैं लगातार ये डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि जो नया वायरस है उसका इम्पैक्ट अगर आप हटा देते हैं या अगर कोई इम्पैक्ट होता है, अगर आप उसको नहीं देखते हैं तो फिर चीज़ें जैसी हैं उस हिसाब से लग रहा है कि जनवरी तक सेमीकंडक्टर क्राइसिस पूरी तरह से खत्म हो जाना चाहिए ऑटो कंपनीज के लिए, स्पेशली मारुति के लिए। ठीक है, शुक्रिया उत्कर्ष इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। और देखिए, इकोनॉमी के मोर्चे पर अच्छी खबर आई है। वित्त वर्ष 2021-22 की दूसरी तिमाही में जीडीपी ग्रोथ 8.4% रही है, जबकि पिछले साल इसी तिमाही में ये -7.4% रही थी। अप्रैल से सितंबर के दौरान जीडीपी ग्रोथ 13.7% रही, जबकि पिछले इस तिमाही में ये -15.9% रही थी। सेक्टर्स पर खासतौर पर अगर नजर डालें तो फार्म ग्रोथ सालाना आधार पर 3% से बढ़कर 4.5% रही है। जुलाई सितंबर में माइनिंग सेक्टर जो है उसकी ग्रोथ -6.5% से बढ़कर 15.4% हो गई है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर ग्रोथ पिछले साल इसी तिमाही में -1.5% से बढ़कर 5.5% रही है। और देखिए, कंस्ट्रक्शन की भी बात अगर यहाँ पर कर ले तो कंस्ट्रक्शन सेक्टर में ग्रोथ दिखी है और इस बार 7.5% यहाँ पर ग्रोथ रही। पिछले साल ये -7.2% रही थी। और दूसरी तिमाही में हम आपको बता दें कि ट्रेड, होटल्स, ट्रांसपोर्ट और टेलीकॉम ग्रोथ जो है वो 8.2% रही है। और देखिए, इकोनॉमी के मोर्चे पर यहाँ एक और अच्छी खबर यह है कि मौजूदा वित्त वर्ष में देश के फिस्कल डेफिसिट में कमी आती दिख रही है। सरकार की ओर से जो आंकड़े जारी किए गए हैं उनके मुताबिक इस साल अप्रैल से अक्टूबर के दौरान जो फिस्कल डेफिसिट है उसका सालाना टारगेट का केवल 36.3% ही रहा है। अप्रैल से अक्टूबर के बीच फिस्कल डेफिसिट जो है वो 5 लाख करोड़ के करीब रहा है, जबकि पिछले वित्तीय वर्ष में इसी दौरान ये 9 लाख करोड़ से ज्यादा था। 2021
2021-2022 के बजट में फिस्कल डेफिसिट का जो टारगेट है वो 15 लाख करोड़ से ज्यादा का रखा गया है और पिछले साल अप्रैल से अक्टूबर के मुकाबले इस साल जो रेवेन्यू गैप है वो भी काफी कम रहा है। पिछले साल का जो रेवेन्यू गैप था वो 7 लाख करोड़ से ज्यादा था, लेकिन इस साल अप्रैल अक्टूबर महीने के दौरान केवल 3 लाख करोड़ से थोड़ा ही ज्यादा रहा है। हम आपको बता दें कि इस दौरान जो सरकारी खर्च है और रिसीट है उसमें बढ़ोतरी हुई है। अक्टूबर महीने में भी सरकार का रेवेन्यू जो है वो 2100 करोड़ रुपए सरप्लस रहा है, जबकि पिछले साल अक्टूबर में ये 9400 करोड़ रुपए कम था। और देखिए जीएसटी कलेक्शन की हम यहाँ पर बात कर लेते हैं तो नवंबर महीने में इसमें जबरदस्त ग्रोथ जो है वो देखने को मिली है और ये अनुमान लगाया जा रहा है कि इस बार का फेस्टिव सीजन जो है उसमें जमकर खरीदारी देखने को मिली, जिसकी वजह से जीएसटी कलेक्शन में रिकॉर्ड ग्रोथ की उम्मीद है। मेरे साथ मेरे सहयोगी प्रकाश प्रियदर्शी यहाँ पर ज्यादा अपडेट के लिए जुड़ गए हैं। प्रकाश, क्या कुछ और जानकारी आपके पास है? देखिए, जीएसटी कलेक्शन जो है नवंबर महीने का वो इस बार रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच सकता है। अब तक का सबसे ज़्यादा जीएसटी कलेक्शन जो है वो सरकार को मिल सकता है, खासकर इस बात को ध्यान में रखते हुए कि त्योहारी सीजन में काफ़ी डिमांड देखने को मिली है। खासकर दिवाली के समय में जो खरीदारी हुई है, आंकड़े बताते हैं कि वो पिछले 10 साल में सबसे ज़्यादा हुई है, तो एक तो उसका फ़ायदा होगा। दूसरी तरफ लगभग सभी स्टेट्स में अब कोविड केसेस जो है वो काफ़ी कंट्रोल में हैं, लिहाजा अर्थव्यवस्था को खोलने का भी फायदा हो रहा है कि कलेक्शन में तेजी आ रही है और ये ट्रेंड लगातार बना हुआ है। इस बार नवंबर महीने में पहली बार ये हो सकता है, जैसा कि हमें सोर्स बता रहे हैं, कि जीएसटी कलेक्शन जो है वो 1,50,000 करोड़ रुपए के आंकड़े को पार कर सकता है। अक्टूबर महीने में जो जीएसटी कलेक्शन हुआ था वो करीब 1,30,000 करोड़ रुपए के आसपास था, जो कि अब तक का सेकेंड हाईएस्ट था। लेकिन अप्रैल महीने में इसी साल जीएसटी कलेक्शन 1,41,000 करोड़ रुपए के आसपास था, जो कि अब तक का सबसे हाईएस्ट था। लेकिन इन दोनों ही आंकड़े को नवंबर महीने का जीएसटी कलेक्शन जो है वो पार कर सकता है। सिर्फ जून महीने में हुआ इस बार कि जीएसटी कलेक्शन 1 लाख करोड़ रुपए से नीचे रहा, उसके बाद लगातार 1 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा है। तो एक तरीके से सरकार के लिए ये राहत की बात है, खासकर ऐसे समय में जब सरकार इकोनॉमी में जान डालने के लिए, उसकी रफ्तार को बढ़ाने के लिए अतिरिक्त जो है 2 लाख करोड़ रुपए इंफ्रास्ट्रक्चर पर खर्च करने जा रही है, राज्यों को देने जा रही है, लोकल बॉडीज को देने जा रही है। तो जब राजस्व की जरूरत है, ऐसे समय में ये आंकड़ा जब 1.5 लाख करोड़ रुपए के आसपास को पार करेगा तो जाहिर तौर पर सरकार के लिए राहत की बात होगी। लेकिन अभी इस वक्त ज्यादा चिंता की बात यह है कि जिस तरीके से कोविड का जो एक नया वेरिएंट सामने आता हुआ दिख रहा है, उस पर कैसे कंट्रोल किया जाता है और कैसे सरकार इफेक्टिवली उसको हैंडल करती है, ये आने वाले दिनों में देखने वाली बात होगी। ठीक है, शुक्रिया प्रकाश इस अपडेट को हम तक पहुंचाने के लिए। और चलिए अब बाजार की बात कर लेते हैं। तो देखिए, ओमिक्रॉन संकट के डर से बाजार में आज दिन भर भारी उतार चढ़ाव दिखा। निफ्टी 17,000 के अहम स्तर के नीचे फिसल गया। सेंसेक्स करीब 200 अंक तो निफ्टी बैंक 281 अंकों की गिरावट के साथ बंद हुआ। लेकिन कैसा रहा दिन भर का कारोबार, किन शेयरों और सेक्टर्स में सबसे ज्यादा हलचल देखने को मिली, मेरी सहयोगी पूजा त्रिपाठी ज्यादा अपडेट के लिए यहाँ पर हमारे साथ जुड़ गई है। पूजा, बताइए। जी, आज दिन भर उतार चढ़ाव के बाद गिरावट पर हमने देखा कि बाजार बंद हुआ। निफ्टी करीब 71 अंक गिरकर बंद हुआ और सेंसेक्स में 190 अंकों की गिरावट देखी गई और बैंक निफ्टी में भी 281 अंकों की गिरावट आज के सेशन में देखी गई है। और 30 अगस्त 2021 के बाद हमने देखा कि निफ्टी 17,000 के नीचे बंद हुआ है। इसके अलावा अगर इंडेक्स की बात करेंगे तो निफ्टी रियल्टी ऊंचाई से 4% फिसले, वहीं पीएसयू बैंक मेटल मीडिया इंडेक्स ऊंचाई से यहाँ पर 3% की गिरावट देखने को मिली है। सेक्टर स्पेसिफिक अगर बात करें तो आज टॉप गेनर्स थे श्रीराम सिटी यूनियन फाइनेंस, सोनाटा सॉफ्टवेयर, केपीआईटी टेक्नोलॉजीज, केईआई इंडस्ट्रीज, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स थे जहां पर कि आज अच्छी तेजी देखने को मिली मिड कैप स्पेस में। वहीं मिड कैप स्पेस में अगर लूजिंग साइड पे बात करें तो डीसीबी बैंक, क्रेडिट एक्सिस ग्रामीण, फ्यूचर रिटेल और अदानी ट्रांसमिशन, यहां पर आज सबसे ज्यादा कमजोरी देखी गई है। इसके अलावा निफ्टी के अगर चढ़ने और गिरने वाले शेयरों पर नजर डाले तो पावर ग्रिड में आज तेजी थी करीब 3% की, टाइटन 2% ऊपर था। इसके अलावा एसबीआई लाइफ, श्री सीमेंट और बजाज फिनसर्व यहाँ पर अच्छी मजबूती देखने को मिली। और निफ्टी लूजर्स में टाटा स्टील में आज कमजोरी थी, कोटक महिंद्रा बैंक में दबाव था,
JSW स्टील कमजोर थे आज, और अदानी पोर्ट्स में भी आज काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिली। तो ये था पूरा मार्केट का एक्शन, और इस वजह से हमने देखा कि आज काफी ज्यादा टूटे हैं बाजार। इसमें एक बार मेटल शेयरों पर अगर नजर डालें तो यहाँ पर भी काफी ज्यादा आज कमजोरी के साथ कारोबार देखने को मिला है। इसमें अगर टॉप लूजर्स की बात करेंगे मेटल में, तो टाटा स्टील, JSW स्टील में तो कमजोरी थी। इसके अलावा सेल, जिंदाल स्टील, हिंडाल्को में भी आखिरी कुछ मिनटों में काफी ज्यादा कमजोरी देखने को मिली। तो ये कुछ ऐसे स्पेस थे जहां पर कि आज दबाव देखा गया है। वहीं दूसरी तरफ अगर रियल्टी इंडेक्स की बात करें तो काफी अच्छी मोमेंटम यहाँ पर भी आज देखने को मिला, लेकिन ऊपरी स्तरों से थोड़ा नीचे आया। लेकिन कुछ स्टॉक्स ऐसे थे जहां पर की तेजी काफी अच्छी देखी गई। शोभा में करीब 8% से ज्यादा की मजबूती थी, IB रियल 1% ऊपर, प्रेस्टीज एस्टेट्स में भी अच्छी मजबूती थी, और सनटेक रियल्टी भी करीब 4.5% की मजबूती आज देखी गई है। भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते हैं स्टेट ऑफ इकोनॉमी पर क्या कुछ GDP के आंकड़े यहाँ पर सामने आए हैं वो आपको दिखा देते हैं। Clearly, even on the second dose, there are lots of states where the coverage is actually greater than 60%, with coverage of one dose greater than 90% in many states. This has also actually reflected in the recovery in demand and supply, with the recovery in the services sector expected to provide fillip to consumption going forward, and that is actually reflected in the sectoral patterns. So I want to now provide a perspective on inflation and some of the macro aspects, and also provide a forward-looking outlook in the rest of the presentation. In earlier presentations, I've usually covered several high-frequency indicators. As many of these, or most of these high-frequency indicators are actually consistently demonstrating the recovery, I think it would be better to actually look at some of the other important macro aspects that would be would be for us, important for us to consider. First, let's look at inflation, both global and inflation, and what is the role that policy has played, Indian policy vis-a-vis the rest of the world in inflation. I think it is important. और देखिए 4 महीने की राहत के बाद अब गोल्ड हॉलमार्किंग को लेकर कल से सख्ती बढ़ने वाली है। कल से हॉलमार्किंग नियमों का पालन करना जरूरी होगा। मेरे साथ मेरे सहयोगी विश्व मोहन यहाँ पर ज्यादा अपडेट के जुड़ गए हैं। विश्व मोहन, बताइए क्या है ये नियम, क्या है तैयारी, क्या है पूरी डिटेल्स इसे लेकर आपके पास, दर्शकों को बताइए। देखिए, जब 16 जून को अनिवार्य तौर पर 256 जिलों में हॉलमार्किंग को अनिवार्य किया गया था, तो उस समय बहुत सारे ज्वेलर्स का विरोध ये था कि हॉलमार्किंग सेंटर पर्याप्त नहीं है, और HUID को लेकर जो नियम आए हैं उसको लेकर हमारे पास स्टॉक नहीं है। तो अनिवार्य हॉलमार्किंग अगर होता है तो हम इस पर अगर कोई कार्रवाई होती है तो हम इसे कैसे पालन करेंगे। इसलिए सरकार की तरफ से 4 महीने की राहत दी गई थी 30 नवंबर तक, जिसकी तारीख डेडलाइन आज खत्म हो रही है। और कल के बाद से अगर आप इन 256 जिलों में किसी भी ज्वेलर्स के पास अगर हॉलमार्किंग वाले गोल्ड ज्वेलरी नहीं रहते हैं तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही कुछ नियम भी जारी किए गए हैं ज्वेलर्स के लिए। वो ये है कि आपको डिस्प्ले लगा कर रखना है और उन्हें बताना पड़ेगा कि यहाँ पर हॉलमार्क वाली ही ज्वेलरी मिलती है, और साथ ही हॉलमार्किंग के रेट्स क्या है अलग अलग प्योरिटी के हिसाब से। तो हॉलमार्किंग पहचानने का तरीका भी आपको बता देता हूँ कि हॉलमार्किंग के लिए 3 तरह की चीज़ें वहाँ पर आइडेंटिफिकेशन के लिए दी जाएगी। पहला होगा कि कितने कैरेट का है, जो उसमें कितना शुद्ध सोना है ये बताएगा। दूसरा होगा कि उसमें BIS का, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड का एक लोगो लगा होगा। तीसरा ये होगा उसमें HUID का एक यूनिक नंबर होगा। उस नंबर के जरिए आप अपने ज्वेलरी के मैन्युफैक्चरर के और जो बायर होगा उसकी भी पूरी डिटेल्स उसमें होगी। तो एक बढ़िया आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं अपने ज्वेलरी को कहीं से भी इस यूनिक नंबर को लेके। तो एक बढ़िया तरीका हो गया, सिस्टम में ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी, और जो इस ट्रांसपेरेंसी को पालन नहीं करेंगे उन पर कल से कार्रवाई होगी। जी ठीक है, शुक्रिया आपका विश्व मोहन इस अपडेट के लिए। और देखिए, कोरोना वायरस के नए वेरिएंट ओमिक्रॉन के खतरे को देखते हुए दिल्ली सरकार ने अपनी तैयारियां तेज कर दी है। दिल्ली के CM अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में ऑक्सीजन सिलेंडर, बेड्स और ICUs को लेकर समीक्षा बैठक की है। दिल्ली में 30,000 ऑक्सीजन बेड्स तैयार किए गए हैं। केजरीवाल ने बताया कि इनमें से 10,000 ICU बेड्स हैं जो तैयार किए जा चुके हैं, जबकि 6800 ICU बेड्स तैयार किए जा रहे हैं।
270 वार्ड है तो 27,000 ऑक्सीजन बेड्स हम शॉर्ट नोटिस पे 2 हफ्ते के नोटिस पे और तैयार कर सकते हैं। तो ये सारे बेड्स मिला के हुए 63,800 बेड्स हम लोग इसके लिए तैयार हैं या तैयारियां चल रही हैं। 6,000 सिलेंडर हम लोगों ने चाइना से इंपोर्ट कर लिए हैं और अब हमारे पास 6,000 डी टाइप सिलेंडर्स खाली सिलेंडर्स मौजूद हैं। 2900 सिलेंडर भरने की कैपेसिटी पर डे की अब दिल्ली की हो गई है। मैं फिर से उम्मीद करता हूं कि ओमिक्रॉन वायरस ना आए, थर्ड वेव ना आए। बड़ी मुश्किल से हमने पूरे देश ने इस वायरस का मुकाबला किया, लेकिन अगर आती है तो हम तैयार हैं। और देखिए, अब दुनिया की सबसे बड़ी सोशल नेटवर्किंग साइट ट्विटर की कमान भारतीय के हाथ में होगी। ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी के इस्तीफे के बाद अब भारत के पराग अग्रवाल इस दिग्गज कंपनी की कमान संभालेंगे और ये पहला मौका नहीं है जब दुनिया की दिग्गज कंपनी की कमान किसी इंडियन ने संभाली हो। देखिए एक खास रिपोर्ट। देश दुनिया में फिर इंडिया का डंका। अब ट्विटर की चिड़िया पर चढ़ेगा इंडियन रंग। एक और भारतीय को दुनिया की एक दिग्गज कंपनी की कमान। जैक डॉर्सी के इस्तीफे के बाद पराग अग्रवाल अब होंगे ट्विटर के नए सीईओ। आईआईटी बॉम्बे से पढ़े पराग अग्रवाल ने साल 2011 में एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर के रूप में ट्विटर ज्वाइन किया था और मार्च 2018 से बतौर चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर काम कर रहे थे। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और एड नेटवर्क में माहिर पराग अग्रवाल पर बोर्ड ने भरोसा जताते हुए सीईओ की कमान भी सौंप दी है। 37 साल के पराग अब दुनिया की टॉप 500 कंपनियों के सबसे युवा सीईओ बन गए हैं। ट्विटर फाउंडर जैक डॉर्सी ने ट्विटर स्टाफ को लिखी अपनी आखिरी चिट्ठी में लिखा, मैंने ट्विटर छोड़ने का फैसला किया है क्योंकि मैं मानता हूं कि अब कंपनी अपने फाउंडर से अलग होने को तैयार है। ट्विटर सीईओ के तौर पर पराग पर मेरा भरोसा बहुत गहरा है। पिछले 10 साल में उनका काम बदलाव लाने वाला रहा है। वे अपनी स्किल, दिल और आत्मा से काम करते हैं, जिसके लिए मैं तहे दिल से उनका शुक्रगुजार हूं। अब ट्विटर को लीड करने का उनका समय है। आपको बता दें कि डॉर्सी ने अपने 3 साथियों के साथ 21 मार्च 2006 को सैन फ्रांसिस्को में ट्विटर की स्थापना की थी। इसके बाद वो सबसे बड़े टेक्नोलॉजी एंटरप्रेन्योर्स में से एक बन गए थे। पराग को ट्विटर की कमान मिलने के बाद अब दुनिया में भारत का दम दिखने लगा है। दुनिया की कई बड़ी कंपनियों में भारतीय मूल के सीईओ हैं। माइक्रोसॉफ्ट में सत्या नडेला, गूगल की पेरेंट कंपनी अल्फाबेट में सुंदर पिचाई, एडोब में शांतनु नारायण, आईबीएम में अरविंद कृष्णा, वीएमवेयर में रघुराम सीईओ हैं। ईटी नाउ स्वदेश। तो ईटी नाउ स्वदेश के इस बुलेटिन में मेरे साथ बस इतना ही। दीजिए इजाजत। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आप बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।